Good morning, students. Today we are going to discuss a new topic. The topic is simple, compound, and complex sentences. Simple, compound and complex sentences की पहचान करने में, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन में, इनको फ्रेम करने में विद्यार्थियों को बहुत अधिक समस्या आती है, वो समझ नहीं पाते हैं। आइए हम एक इजी मेथड से इन तीनों प्रकार के सेंटेंसेस के बीच के डिफरेंस को समझें, इनके कंस्ट्रक्शन को समझें। इस वीडियो को देखने के पश्चात आप सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में डिफरेंस कर पाएंगे। आप एक सिंपल सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे, एक कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को भी कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। आप विभिन्न सेंटेंसेस में से सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को फाइंड आउट कर पाएंगे, नंबर ऑफ क्लॉजेस को काउंट कर पाएंगे, फाइनाइट वर्ब्स को ढूंढ पाएंगे, नॉन फाइनाइट्स को ढूंढ पाएंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग भी कर पाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के कंजंक्शंस को समझ पाएंगे और ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगे। सिंपल को कंपाउंड में चेंज कर पाएंगे, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर पाएंगे। इस प्रकार से आप सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को भली भांति समझ पाएंगे। आइए हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज ए सिंपल सेंटेंस। बहुत से बच्चों को लगता है कि जो छोटा हो वो सिंपल होता है। अक्सर जब मैं बच्चों से इंटरेक्ट करता हूं तो पाता हूं कि बच्चों का जो अंडरस्टैंडिंग है, बच्चों का जो मानना है वो ये है कि छोटे साइज वाले ए शॉर्ट सेंटेंस इज ए सिंपल सेंटेंस, जो कि एक मिथ है, एक भ्रम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। What is a simple sentence? How can we analyze a simple sentence? आइए हम कुछ एग्जाम्पल से एक सिंपल सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें। इन सेंटेंसेस को पढ़िए। We must eat to live। आपको करना क्या है? एक फाइनाइट वर्ब जो मैं पिछले वीडियोज में बता चुका हूं, you have to find out subject and predicate. You have to find out number of subjects and number of finite verbs in the given sentence. For example, here subject is must. We is the subject and must is a modal verb or an auxiliary verb. It is a verb, a finite verb. This is subject, this is a finite verb, and to live is a non-finite और ए नॉन फाइनाइट वर्ब। जिस सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट हो और एक ही फाइनाइट वर्ब हो उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। यहां पर इसको हम इस प्रकार से भी डिवाइड कर सकते हैं, सब्जेक्ट एंड द रिमेनिंग पार्ट इज प्रेडिकेट। आप इसे यह भी कह सकते हैं, ए सेंटेंस हैविंग ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट is known as a simple sentence। उसके छोटा होने या बड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। Second is he hoped to win a prize। Again he subject, hoped again a finite verb। What do you mean by a finite verb? जैसा कि हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, a finite verb is controlled by the subject or कंट्रोल्ड बाय द टेंस इन द सेंटेंस। ये सब्जेक्ट और टेंस के चेंज होने से चेंज हो जाती है, उसी वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट का कोई कंट्रोल नहीं होता, टेंस का भी कोई कंट्रोल नहीं होता, इट नेवर चेंजेस। इट मीन्स ये टू विन जो है, दिस इज टू इन्फिनिटिव, मीन्स ए नॉन फाइनाइट वर्ब। ऑल्दो इट लुक्स लाइक ए वर्ब, ये वर्ब की तरह दिखती है, इसीलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन यदि आपको फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में डिफरेंस पता है तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर यहां आपको इसको पहचान करने में दिक्कत होती है तो इससे पहले जो वीडियो
फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड है वो जरूर देखें, ताकि आपको सिंपल सेंटेंसेस की पहचान में फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स को रिकॉग्नाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। He hoped to win a prize means he hoped something. यहां पर ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट है। What did he hope? He hoped something means to win a prize. यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है। This non-finite verb is the part of predicate. He hoped. Again one subject and one predicate means one clause means one simple sentence, because it has a complete meaning of its own. Next is tell me your address. Tell me. This is a verb. Which type of verb is it? It is a finite verb. Where is the subject? Subject is hidden here. Tell me your address. Your. इससे हमें पता चलता है कि सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट इज you. तभी तो मैं कह रहा हूं tell me your address. Who will tell? You will tell. Tell me your address. Subject is hidden. Again subject and verb combination means one clause having a complete sentence. So it is a simple sentence. Next is Tina and Reena. This is the subject. Of course this is a double subject means having two nouns, Tina and Reena, but it's acting as a subject in this sentence. Presented a finite verb, a dude. What did Tina and Reena present? They presented a dude. We can replace Tina and Reena with a plural pronoun, third person plural pronoun they. It means it is a singular subject, a single subject. Tina and Reena presented a dude. Again one subject, one finite verb means one subject and one predicate. Very simple, one sentence. Simple sentence. Besides getting All India rank 1, अब आप यहां पाएंगे कि सेंटेंसेस की लेंथ बढ़ती जा रही है, लंबे होते जा रहे हैं, बट स्टिल दे आर सिंपल सेंटेंसेस। इसलिए आप ये बात कभी ना सोचें कि सिंपल सेंटेंस छोटे होते हैं, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लंबे होते हैं। नो। बिसाइड्स गेटिंग AIR1 शी गॉट ए प्राइज एंड एप्रिसिएशन। यहां पर वेयर इज द सब्जेक्ट? हियर इज, सी इज द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट नहीं है। आप कभी भी ये मिथ भी ना रखें कि सब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू होता है। नो। ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त करने के साथ साथ ये कॉम्प्लीमेंट है सब्जेक्ट का। बिसाइड्स गेटिंग ऑल इंडिया रैंक 1 शी गॉट ए प्राइज एंड एप्रिसिएशन। यहां ऑब्जेक्ट है ए प्राइज एंड एप्रिसिएशन, डबल ऑब्जेक्ट है, कंबाइंड ऑब्जेक्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। जैसे सब्जेक्ट कंबाइंड हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। बिसाइड्स गेटिंग ऑल इंडिया रैंक 1 देयर इज नो वर्ब। हालांकि ये वर्ब की तरह दिखती है, ING लगा हुआ है, बट दिस इज ए नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब में पार्टिसिपल्स हो सकते हैं, जीरेंड्स हो सकते हैं, इन्फिनेटिव्स हो सकते हैं, जो कि वर्ब की तरह दिखते हैं, वर्ब का पार्ट होते हैं, लेकिन फिर भी फाइनाइट वर्ब नहीं होते। और एक सेंटेंस के लिए एक फाइनाइट वर्ब का होना बहुत जरूरी है। बिसाइड्स गेटिंग ऑल इंडिया रैंक 1 शी गॉट ए प्राइज एंड एप्रिसिएशन। हियरिंग देयर फादर्स फुटस्टेप्स द चिल्ड्रन रैन अवे। वेयर इज द सब्जेक्ट? द चिल्ड्रन इज द सब्जेक्ट हियर। रैन इज द फाइनाइट वर्ब here. Away is an adverb here. Then hearing, this is not a verb. This is a non-finite verb. Hearing their father's footsteps, the children ran away. Again simple sentence, and the last sentence is longer one. मैं आपको यहां इतना लंबा सेंटेंस इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इस कंफ्यूजन में ना रहें कि लंबे लंबे सेंटेंसेस सिंपल नहीं हो सकते हैं।
आपको किसी सिंपल सेंटेंस को, किसी सेंटेंस को एनालाइज करते समय, उसके एनालिसिस के टाइम पर you have to find out the number of finite verbs and number of subjects in the sentence. You have to find the number of subject and number of predicates in the sentence. If you find one subject and one predicate or one clause, you will find a simple sentence. Pallavi attained success through dedicated devotion, overcoming hurdles and facing criticism. पल्लवी अभी हाल ही में 10+2 के एग्जाम में उसको पूरे हरियाणा में, हरियाणा बोर्ड एजुकेशन में +2 में रैंक 1 मिला। तो शी अटेंड सक्सेस, कैसे अटेंड की उसने सक्सेस? शी अटेंड सक्सेस थ्रू डेडिकेटेड डिवोशन। हियर dedicated looks like a verb, but here it is acting as an adjective because it is qualifying the noun devotion. Again, overcoming hurdles. Overcoming again looks like a verb, but it is not a finite verb, it is a non-finite verb. And facing again looks like a verb, but it is not a finite verb in this sentence. Facing criticism. In this way, we can say that there is subject Pallavi, attained is a finite verb, success is an object, and whatever the other part is the part of predicate, and it acts as an complement to the object. In this way, we can say that, we can find that what are simple sentences. Simple sentence, this is also a simple sentence. Simple sentence means one clause. One clause is equal to one simple sentence if this clause has a complete meaning of its own. आइए हम इसका एनालिसिस और देखते हैं. What is a simple sentence? A simple sentence has one subject and one finite verb, or one subject and one predicate. Second is, it may be short and a longer sentence. Next is, one simple sentence means one clause having a complete meaning. It may have more than one non-finite verbs. So don't be confused with these non-finite verbs in the sentence. And it is always meaningful. It does not depend upon other clauses or sentences for its meaning. In this way, we can say that these are the simple sentences. आशा करता हूं आपको simple sentence का concept समझ आया होगा. Make a list of, write a few simple sentences of your own and understand the concept of simple sentence. Next is compound sentence. अभी हमने सीखा simple sentence. Now we are going to discuss what are compound sentences. Let us have a glance at these sentences and try to find out the concept of compound sentence. My father is a farmer and my mother is a teacher. यहां पर एक सेंटेंस है हमारे पास. फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंपल सेंटेंस में हमने क्या किया था? हमने सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब फाइंड आउट की थी. Again, now we shall find out the number of subjects and number of finite verbs. My father is the subject and is a verb, which is a finite verb of state of being. Is a farmer, object. Again, my mother is one more subject and is again a finite verb. Subject, finite verb, subject, finite verb. There are two subjects and two finite verbs in this sentence. Means it is not a simple sentence. It is either a compound sentence or a complex sentence. Now, is it a complex sentence? No, it is a compound sentence. कैसे पहचान करेंगे? जिस सेंटेंस में कम से कम दो सब्जेक्ट हों, दो फाइनाइट वर्ब हों, दोनों सिंपल सेंटेंसेस हों,
माई फादर इज ए फार्मर एक अलग से इसका अपना कंप्लीट मीनिंग है, एंड इट इज एक्टिंग एज ए मेन क्लोज और ए सिंपल सेंटेंस। अगेन, माई मदर इज ए टीचर। हम दोनों सेंटेंसेस को अलग अलग लिख सकते हैं, अलग अलग बोल सकते हैं, अलग अलग समझ सकते हैं। इनमें से कोई भी सिंपल सेंटेंस या कोई भी क्लॉज अपने मीनिंग के लिए दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। इसलिए दो सिंपल सेंटेंसेस से बना हुआ सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होता है। जिन दोनों सिंपल सेंटेंसेस का अर्थात मेन क्लॉजेस का अपना स्वयं का एक मीनिंग हो। इसका मतलब दोनों इक्वल रैंक के क्लॉजेस हैं, मेन क्लॉजेस हैं और एंड से जॉइंड हैं। यहां पर कंपाउंड सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के लिए कंपाउंड सेंटेंस होने के लिए एक शर्त है कि वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जॉइंड होने चाहिए। बेसिक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं फैन बॉयज। कौन से होते हैं? फैन बॉयज, FANBOYS। F for A and, N nor, B but, O or, Y yet, S so. These conjunctions are known as coordinating conjunctions. They join two main clauses or two simple sentences or more than two simple sentences to make a compound sentence. यहां पर अगर हम कंपाउंड सेंटेंस की डेफिनेशन देखें, इट जॉइंस टू और मोर देन टू मेन क्लोजेस, और यू कैन से टू सिंपल सेंटेंसेस और टू और मोर देन टू क्लोजेस ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, ऑफ इक्वल रैंक, having a complete sense of their own. In this way, these two simple sentences are joined with a coordinating conjunctions and they have the equal importance. So this is a compound sentence. आइए हम इसी एनालिसिस के आधार पर बाकी सेंटेंसेस को भी देखें। सेकंड इज यू कैन गो बाय बस और ट्रेन। ऑफ कोर्स यू कैन गो बाय बस और ट्रेन। यहां पर यू कैन गो, यू अगेन सब्जेक्ट एंड कैन गो इज ए वर्ब which is a finite verb. By bus, इसमें एक और सिंपल सेंटेंस था जिसमें सेम सब्जेक्ट था। यू कैन गो बाय बस, यू कैन गो बाय ट्रेन। दो सिंपल सेंटेंसेस थे। यहां पर हमारे पास चॉइस थी, या तो आप बाय बस जा सकते हैं या बाय ट्रेन जा सकते हैं। दो ऑप्शंस हैं आपके पास, दो चॉइसेस हैं, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। यू कैन गो बाय बस, यू कैन गो बाय ट्रेन। हमने ज्वाइन कर दिया चॉइस के केस में और से। और सेकंड क्लॉज में या सेकंड सिंपल सेंटेंस का जो सब्जेक्ट और वर्ब था वो सेम था जो फर्स्ट क्लॉज या फर्स्ट सेंटेंस का था, इसलिए हमने सेकंड क्लॉज में उनको डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया और केवल इसको लिख दिया। यू कैन गो बाय बस और ट्रेन, इट इज ए कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट इज ही इज रिच। He subject is verb, a finite verb. He is rich. Rich यहां पर adjective है। Yet unhappy. Yet यहां पर एक coordinating conjunctions है जो कि fan boys के conjunctions में आता है। Unhappy यहां पर अगेन सब्जेक्ट और verb were same। इसको हम दो अलग अलग सिंपल सेंटेंसेस में डिवाइड करके अलग अलग लिख सकते हैं। He is rich, he is unhappy. यहां पर एडवर्सेटिव क्वालिटीज हैं इस सब्जेक्ट की। वो रिच तो है लेकिन हैप्पी नहीं है। रिच है, हैप्पी होना चाहिए था, बट he is unhappy. He is rich, he is unhappy. एडवर्सेटिव मीनिंग है, ऑपोजिट मीनिंग है, इसलिए हमने yet से जोड़ा। He is rich yet unhappy. He is को सेकंड क्लॉज से रिमूव कर दिया क्योंकि वो सेम सब्जेक्ट था। नेक्स्ट इज आई इनवाइटेड हिम, अगेन सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब। आई इनवाइटेड हिम
but he did not come. Again subject and did not come, again a finite verb. यहां पर सब्जेक्ट था I, लेकिन सेकंड क्लॉज का सब्जेक्ट है ही, इसलिए हम इसको रिमूव नहीं कर सकते, अलग से लिखना पड़ेगा। इनको अलग अलग करके देखिए। I invited him, a complete sentence, simple sentence. He did not come, again a complete sentence. Both the sentence or clauses are of equal rank. They have the meaning of their own. They can stand on their own. That's why we join them with the conjunction, coordinating conjunction, but because they have opposite sense. I invited him. मान लीजिए मैंने किसी पार्टी में, मैरिज पार्टी में उसको बुलाया, लेकिन वो नहीं आया, but he didn't come. Next is work for satisfaction. Here this is a verb, finite verb, work. Work for satisfaction. आप satisfaction के लिए काम कीजिए। कौन? You. यहां पर सब्जेक्ट क्या है? You. You work for satisfaction means work for satisfaction. For क्योंकि क्यों करना है satisfaction के लिए काम? For joy और happiness lies in satisfaction. क्योंकि satisfaction में ही happiness है, उसी में joy है। यहां पर रीजन बताया गया है। सेटिस्फैक्शन के लिए काम करने के पीछे जो रीजन है वो बताया गया है। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा गया है। यहां पर हम लिख सकते हैं जॉय लाइज इन सेटिस्फैक्शन, ए कंप्लीट सिंपल सेंटेंस। वर्क फॉर सेटिस्फैक्शन, ए कंप्लीट इंपेरेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। इसलिए ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। नेक्स्ट इज ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, ए कंप्लीट सिंपल सेंटेंस, बिकॉज सब्जेक्ट finished his homework, finished again a finite verb. He finished his homework, object. Put the books away. He put the books away. उसने पुस्तकों को अलग रख दिया। And means यहां पर उसने दो काम किए। He finished his homework and put the books away. Both the sentences are simple one. And they are joined with the conjunction and, which is a coordinating conjunction. So we can say that, we can prove that it is a compound sentence. किसी भी सेंटेंस को कंपाउंड होने के लिए हमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या पता होना चाहिए, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए, द रोड वॉज जैम्ड, ए सिंपल सेंटेंस। रोड पर जाम लगा हुआ था। वी टुक अनदर रूट, इसलिए हमने दूसरा रूट लिया, क्योंकि उस पर तो जाम लगा हुआ था, उस पर तो हम जा नहीं सकते थे। एक रीजन है, दूसरा रिजल्ट है। जाम लगे होने के कारण हमने दूसरा रूट लिया, इसलिए हम इसे सो से जोड़ देंगे। सो इज ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन टू जॉइन दीज टू सिंपल सेंटेंसेस टू दीज टू मेन क्लॉजेस to make it into a compound sentence. Now it has become a compound sentence. The road was jammed, so we took another route. In this way, we can say that a compound sentence is a sentence which has two or more than two independent clauses, main clauses. They are joined with a coordinating conjunction. What is a coordinating conjunction? Fanboys. These 7 conjunctions are known as coordinating conjunctions. Next is they have, or a compound sentence has at least 2 subjects or 2 finite verbs. Although it may have more than 2 subjects or more than 2 finite verbs, but at least 2 subjects and 2 predicates. Next is both the or more than 2 the sentences or clauses are the main clauses. They are equal. They have equal importance. They are not subordinate or main. They are main clauses, independent clauses, having equal importance. In this way, we can say that each clause in a compound sentence
is a main clause because each sentence, each clause has a complete sense of its own. It can be written, it can be spoken separately because it has a complete sense of its own. It can be, a compound sentence can be divided and written separately in two sentences or clauses independently. And next is, they are also known as coordinate clauses, means independent clauses, main clauses, principal clauses. A sentence having two or more than two main clauses or principal clauses or sentences is known as a compound sentence. In this way, we have learnt simple and a compound sentence. Now we shall discuss a complex sentence. Dear students, we have discussed about simple sentences and compound sentences. Now we are going to discuss complex sentence. What do we mean by complex sentence? A complex sentence is made up of one main clause and one or more than one subordinate clauses is known as a complex sentence. In case of a complex sentence, the clauses are joined with subordinate conjunctions, while in case of compound sentences, two main clauses or sentences are joined with coordinating conjunctions. But in case of complex sentence, there is at least one main clause and at least one or more than one subordinate clauses. Now, have a glance at this strip. If you tell me a story, is it a sentence? No, it is not a sentence. Why? Because it has not a complete meaning. Although it has a subject you and a finite verb tell, but it is not a sentence. It is just a clause. What type of clause is it? It is a subordinate or dependent clause because it needs a main clause for its complete meaning or sense. We can say that, let us have a glance at this strip. The flat that I live in belongs to my friend. Here, this is a complex sentence. How? The flat belongs to my friend is the main clause in this sentence, and that I live in is the subordinate clause. These two clauses are joined with that, which is a subordinate conjunction. In this way, we can say that this is a complex sentence. Let us have two more examples. He is a student. This is the main clause because he subject is finite verb and he is a student is a simple sentence, main clause that can be written as a separate sentence. But who is lazy? This is a subordinate clause. Who subject is finite verb. It proves that it is a clause. But who is lazy, full stop, is not a main clause because it has no complete sense. It depends upon the previous main clause for its complete sense. In this way, this is acting as an adjective clause in this complex sentence. The story that has no moral is useless. Here, the story is useless is the main clause. That has no moral is a subordinate clause. So, these two clauses makes a complex sentence. In this way, we can say that a complex sentence has at least one main clause and one or more than one subordinate clauses joined with a subordinate conjunction. Let us have a glance at these examples and find out or analyze these sentences. Are they complex or any other type of sentence?
First of all, my parents are happy. This is the main clause. It can be written as a separate sentence and we can put a full stop here to make it a simple sentence. My parents is subject, are is a finite verb, state of being verb, are happy. Because is a conjunction, I again is subject, have got again a finite verb. It means how many clauses are there? 2. Read this clause. Because I have got All India rank 1. Does it have a complete sense? No, it has no complete sense. For its meaning, it depends upon the previous main or independent clause. We can say that this is made up of a main clause and a subordinate clause joined with a subordinate conjunction. So it is a complex sentence. Next is, he drove so fast that I could not overtake him. I could not overtake him. This is the main or independent clause. It has a complete sense. Subject, could not overtake, finite verb. It is the main clause of this sentence. He drove so fast. He drove so fast that this is the independent. This is the dependent clause in this sentence. So, we can say that this clause depends upon this main clause for its complete sense. It is made up of he drove, again subject, finite verb. It is made up of 2 clauses. One is principal and the another is subordinate clause. So, it is a complex sentence. Next is, when the cat is away. When the cat is away. This is a clause. What type of clause is it? Subordinate clause. It has no complete sense without this main clause. Next is, the mice will play. It is acting as a main clause. When the cat is away, the mice will play. It is a famous statement, famous proverb. When the boss is away, employees will take the benefit of his being away. When the cat is away, the mice will play. There are 2 clauses having a subject verb combination. One is the main clause, another one is dependent clause. So it is also a complex sentence. Next is, I met the lady who had helped me cross the road. मैं उस लेडी से मिला जिसने मुझे रोड क्रॉस करने में मेरी हेल्प की. I met the lady और I met a lady. यहां पर इसको हम मेन क्लोज मान सकते हैं. Who had helped me cross the road, केवल इसको अलग से अगर हम लिखें तो it becomes a subordinate clause. It becomes a meaningless clause. So, but both the clauses have subject and predicate combination. That is why it is made up of 2 clauses. One is independent one and the another one is dependent one. So, it is also a complex sentence. Now, let us take one more example having more than 2 dependent clauses. For example, whenever he goes, आपको अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्लॉजेस पहचान करने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उसको अलग से बोलकर देखिए, अपने आप से कहकर देखिए. अगर उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होने के बावजूद उसको किसी और सेंटेंस पर और क्लॉज पर डिपेंड करना पड़े, दैट इज ए सबऑर्डिनेट क्लॉज. व्हेनेवर ही गोज, नो मीनिंग. ही गोज सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, ऑफ कोर्स इट इज ए क्लॉज but has no complete sense. So it is a subordinate clause or dependent clause. He is accompanied by his dog. He is, इसको हम अलग से लिख सकते हैं, subject verb combination. So it is a clause and it does not depend upon other clauses for its meaning. It has a complete sense of its own. So it is a main clause. And the next is, who is his favorite? Who is his favorite? अलग से इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, लिटिल मीनिंग है इसका, बट who is subject predicate combination है. This is again a subordinate clause.
and this is the main clause. This sentence is made up of one main clause and two subordinate clauses. So it is a complex sentence. We can say that we can find out a sentence, a simple, compound or complex. Now in case of complex sentence, for the analysis of a complex sentence, what should we have? A complex sentence has at least one main clause plus one or more than one subordinate clauses. We can say that it is made up of one main clause and one or more than one subordinate clauses joined by subordinate conjunctions. What are subordinate conjunctions? Conjunctions other than coordinating conjunctions. For example, that, WH words, because, if, unless, until, though, although, whether, etc. There are different types of conjunctions, subordinate conjunctions. हम conjunctions को conjunction के वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं. क्लोजेज को भी हम पहले बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. इससे पहले कि आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस के वीडियो को देखें, इस चैप्टर को समझें, इससे पहले आपको कंजंक्शन और क्लोजेज एंड फ्रेजेस का वीडियो जरूर देखना चाहिए ताकि आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें. ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मे हैव वन और मोर देन सबऑर्डिनेट क्लॉजेज. वो जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेज होंगे वो तीन क्लॉजेज में से एक जरूर होगा. नाउन क्लॉज हो सकता है, एडजेक्टिव क्लॉज हो सकता है या फिर एडवर्ब क्लॉज हो सकता है. मेन क्लॉज प्लस वन और मोर देन वन सबऑर्डिनेट क्लॉजेज का कॉम्बिनेशन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है. डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड सिंपल सेंटेंसेस, compound sentences and complex sentences. Now let us have a recap or how to analyze a simple, compound or complex sentence. Means हम एक समराइज करते हुए या इन तीनों प्रकार के सेंटेंसेस की समरी देखते हैं मैथमेटिकली. किस प्रकार के सेंटेंसेस में क्या क्या होता है. सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. नंबर ऑफ क्लॉजेज, किस सेंटेंस में कितने क्लॉजेज होते हैं या हो सकते हैं. कंजंक्शंस, किस सेंटेंस में कौन कौन से और किस प्रकार के कंजंक्शंस होते हैं. मीनिंग, किस प्रकार के सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट होता है, कंप्लीट सेंस निकलती है. और चौथा, उसके जो क्लॉज हैं क्या उन क्लॉजेज का कंप्लीट सेंस निकलता है या कौन कौन से प्रकार के क्लॉजेज उसमें होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंपल सेंटेंस. एक सिंपल सेंटेंस में एक क्लॉज होता है और वो भी मेन क्लॉज होता है. दूसरा, इसमें क्योंकि एक ही सेंटेंस होता है तो वी नीड नो कंजंक्शन टू जॉइन डिफरेंट क्लॉजेज. ऑल्दो देयर कैन बी ए कंजंक्शन joining two words in a subject or joining two words in an object, but no conjunction is used to join two clauses because it has only one clause. Meaning, of course, it has a complete sense of its own. One simple sentence is equal to one clause, that is one independent clause, and this clause is the main clause having a complete sense of its own. In case of a compound sentence, there may be two or more than two main clauses, independent clauses. Two clauses of equal rank. They do not depend upon each other for their meanings. They can be written separately. Means it has two subjects or more than two subjects or at least two finite verbs. In case of conjunction, all the compound sentences are joined with coordinating conjunctions. Means fan, boys conjunctions. For, and, nor, but, or, yet and so. Next is meaning.
both the clauses, or if it has more than two clauses, have complete meaning of their own. They can stand on their own. They are independent clauses. And both the clauses had complete meaning because both the clauses are independent ones. Next is complex sentence. In case of a complex sentence, it has at least one main clause and one or more than one subordinate or dependent clauses. Means at least two subjects and two finite verbs. It may be, if there are more than two dependent clauses, it may have more than two subjects and more than two finite verbs. In case of conjunctions, complex sentences have subordinate conjunctions to join main clause with subordinate clause or clauses. Next is meaning. Its main clause has complete meaning of its own, but all the subordinate clauses depend on the main clause for their sense or meaning. It has a main clause and one or more than one subordinate clauses. The main clause has its complete sense of its own, but subordinate clause may be neither noun clause or adjective clause or adverb clause, and they have no complete sense of their own because they depend on the main clause in the complex sentence for their meaning. इस प्रकार से आप सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एनालिसिस कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उन सेंटेंसेस को आप फ्रेम कर सकते हैं, उनके डिफरेंस को समझ सकते हैं. It was all about simple, compound and complex sentence, and now we are going to solve an exercise based on simple, compound and complex sentences. Dear students, we have discussed the concept of simple, compound and complex sentences in detail. We have discussed clauses and conjunctions in detail. Now, you have to solve an exercise based on simple, compound and complex sentences. There are 10 sentences in this exercise. Take a screenshot of this exercise and write S for simple sentence, CD for compound sentence and CX for complex sentence in the blanks given against each sentence. Read the sentences carefully and underline the main clause in the sentence, and also encircle the subordinate clause or clauses in all the sentences. You have to solve this exercise in your notebooks. If you are able to solve this exercise, it means you have a good command over the understanding of, over the comprehension of simple, compound and complex sentences, clauses and conjunctions. Thank you very much.